इट इज़ डे 7 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स यहाँ देखेंगे। बहुत ही अच्छी ये बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स इंग्लिश लिटरेचर की है, जहाँ से हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है कि हु पॉइंट्स आउट, कि किसने इस बात को पॉइंट आउट किया, डैट कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट, कि कभी भी दूर नहीं रहे। कहाँ से? ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, वहाँ से ये कभी भी दूर नहीं रहे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे, तो ये तीनों ही लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट माने जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट जो ऐसी जगह है जो बड़ी ही अपनी प्रकृति खूबसूरती के लिए, है ना, प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। तो ये कभी भी वहाँ से बाहर तो रहे नहीं हैं लेक डिस्ट्रिक्ट से। एंड सो, और इसीलिए नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर। और कैसा नेचर? रेड इन टूथ क्लॉ, कि बहुत जो डिस्ट्रैक्शन करने वाला है ना, जहाँ पर आप तबाहियाँ देख रहे हो, ज्वालामुखी देख रहे हो, भूकंप देख रहे हो, है ना, और इस तरह का जो नेचर है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है, वो तो इन्होंने देखा ही नहीं है। लेक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सुंदर नेचर देखा है ना, तो कभी उससे दूर तो नहीं रहे। सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस द नेचर, कि नेचर को पूरी, नेचर पोइट ये जाने जाते हैं, पर नेचर को पूरी तरह से तो इन्होंने जाना ही नहीं है, हमेशा प्रेज किया है, जबकि एक रूप ये भी है नेचर का। तो इस बात को किसने पॉइंट आउट किया है? तो इस बात को जो पॉइंट आउट किया है वो एल्डस हक्सले ने किया है, एल्डस हक्सले ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर। हर एक महान कवि जो है एक टीचर होता है, वो अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ सिखाने की बात करता है। आई विश टू बी कंसिडर एज अ टीचर, और मैं चाहता हूँ कि मुझे माने, टीचर की तरह मुझे माना जाए, और एज नथिंग, और किसी और की तरह नहीं। और ये बात किसने कहा है? ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। ठीक है, वी आर लेड स्लीप, हम सोए रहते हैं, खोए रहते हैं, इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, तो कहाँ ये लाइन आती हैं? तो ये जो लाइन आती हैं ये टिंटन एवे नामक पोइम जो है, इसमें ये लाइन हमें देखने को मिलती हैं। द प्रिल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवॉल्यूशनरी। तो जो द प्रिल्यूड उनके लिखे हुए प्रिल्यूड थे, निसंदेह उन्होंने वर्ड्सवर्थ को रखा, किस प्लेस पर रखा? रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी वर्ड्सवर्थ, द मैन वर्ड्सवर्थ, द पोइट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो ये सारे नाम जो दिए गए, इस प्रिल्यूड उन्होंने लिखा तो उनके अंदर, मतलब ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखी गई। तो हुज ओपिनियन इज़ दिस, तो ये किसका ओपिनियन था? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का ये ओपिनियन था। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज, तो कॉलरिज से कब मिले वर्ड्सवर्थ? तो देखिए 1700, इसको इस तरह से याद रखिए कि 1798 में लिरिकल बल्लड आते हैं, रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है, मगर उससे एक साल पहले 1797 में ये कॉलरिज से मिलते हैं, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से मिलते हैं, इनकी फ्रेंडशिप होती है, और इसके बाद जो इनकी राइटिंग वाला जो करियर है वो स्टार्ट हो जाता है और आगे बढ़ता है। लिखा है कि वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वॉज डन बिटवीन द ईयर 1798 टू 1808। इसको याद रखें, 1798 टू 1808, ये 10 ईयर इनके इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं इनके लिटरेरी करियर को लेकर, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान इनका जो लिखा हुआ वर्क है वो द बेस्ट वर्क माना जाता है। ठीक है, द बेस्ट माना जाता है। व्हेन ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जब ये प्रभाव में थे, किसके? कॉलरिज के। जब ये कॉलरिज के साथ थे, उसके प्रभाव में थे, तो ये जिस छोटे छोटे पॉइंट्स पर लिखा करते थे, है ना, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ इन्हें कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये पीरियड इनका पीक पर है, ठीक है, इनके लिटरेरी करियर का। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल, वर्ड्सवर्थ का ग्रेट, महान जो आइडियल है इनका, वो मिल्टन रहा। इनका ग्रेट आइडियल कौन रहा? तो मिल्टन रहा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चंस है, लिखा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बल्लड्स,
कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, और कौन सा, टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ, कि मैंने सॉरी, टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब दैम थ्रू आउट, कि वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने लिरिकल बल्लड में जो अपना एक प्रीफिक्स ऐड किया है, जब लिरिकल बल्लड थर्ड टाइम पब्लिश होते हैं तो ये प्रीफिक्स उसमें ऐड करते हैं, तो वहाँ इस बात को अपने प्रीफिक्स में उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो लिरिकल बल्लड में जो क्या कहते हैं, जो राइटिंग यूज़ की है ना, सॉरी थर्ड में नहीं, जब सेकंड टाइम उनके लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं तब, ठीक है, तब ये बात यहाँ पे पोइटिक डिक्शन वो यहाँ पे बताते हैं कि वो कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कॉमन लाइफ से रिलेट करते हैं अपनी टॉपिक को, डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल, और इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, कि उस लैंग्वेज में जो कि वास्तव में यूज़ की जाती है कॉमन लोगों के द्वारा, इंसान के द्वारा, ठीक है। तो ये बाकी और ऑप्शन नहीं, ये आप ध्यान रखें कि वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट इन प्रीफेस टू द लिरिकल बल्लड 1800, हाँ, तो ये आप याद रखें कि वर्ड्सवर्थ के जो लिरिकल बल्लड्स हैं वो पब्लिश हुए जब सेकंड टाइम 1800 में, तो उन्होंने एक प्रीफेस ऐड किया है, उन्होंने क्या ऐड किया है, प्रीफेस ऐड किया है, और जिसमें ये स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ ने दिया है क्या, टू चूज़ इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब दैम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल इन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, किस भाषा में, यूज्ड बाय मैन, जो कॉमन पीपल इंसानों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है आसानी से उसमें, क्योंकि इससे पहले क्लासिकल लिखा जाता था तो वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं मानी जाती, उसको समझने के लिए बड़ा इंटेलेक्चुअल होना, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है, इस तरह की बातें हैं। नेक्स्ट, द प्रिल्यूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799, जो प्रिल्यूड हैं वो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिए 1799 में एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805, और उसका फर्स्ट वर्जन जो था फिनिश भी हो गया 1805 में, बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल, पर ये पब्लिश नहीं किए गए, प्रिल्यूड पब्लिश नहीं किया गया, क्यों, कब तक नहीं किया गया, अंटिल 1850, अंटिल 1850, 1850 तक, और जब 1850 में पब्लिश हुआ है तो वो भी वर्ड्सवर्थ पब्लिश नहीं कराते, उनकी जो वाइफ है वो उसे पब्लिश कराती है। तो वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज बिगन इन 1799 बट कुड ओनली बी पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1750 बाय हिज वाइफ। इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ बिनांडर, देखो प्रिल्यूड में कई सारी स्टोरीज आती हैं, यहाँ पे एक बॉय ऑफ बिनांडर की स्टोरी है, ये अफेक्टेड था, प्रभावित था, किससे, ब्लाइंडनेस, अंधे मतलब ब्लाइंड हो गया, क्या कहेंगे उसको, ब्लाइंड, हाँ, अंधेपन से, डीफनेस बहरपन से, म्यूटनेस बोल नहीं पाता था, लेमलेस लंगड़ा था, तो ये जो अफेक्टेड था, ये म्यूटनेस से अफेक्टेड था, नेक्स्ट है, हाँ, कि इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड 1705 to 50 द बॉय ऑफ बिनांडर अफेक्टेड बाय म्यूटनेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, कि कौन सी यूनिवर्सिटी बताई गई है, फिगर्स की गई है, इंडिकेट की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में, तो दुरहम है, ग्लासगो है, कैम्ब्रिज है या फिर ऑक्सफोर्ड है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो स्वयं पढ़े हैं, उनके मित्र एस.टी. कॉलरिज भी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र इसमें आता है। द प्रिल्यूड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स, तो प्रिल्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। इंटेंडेड, इरादा था उनका, एज टू इंट्रोडक्शन टू रिक्ल्यूज, तो रिक्ल्यूज इनका एक और वर्क है, उसका इंट्रोडक्शन बनाने का इरादा था विलियम वर्ड्सवर्थ का, किसको, प्रिल्यूड को। प्रिल्यूड इज़ अ पर्सनल पोइम, एक पर्सनल पोइम है ये, और इसमें भी कई सारे चैप्टर आते हैं भाई, है ना। वर्ड्सवर्थ बिगन दिस in 1798 at the age of 28 and continued to work
ऑन इट, इस पर वर्क करना उन्होंने जारी रखा थ्रू हिज लाइफ, अपने जीवन पर्यंत। ही नेवर गेव इट अ टाइटल, कभी भी इसको टाइटल भी नहीं दिया। ही कॉल्ड इट द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड्स। तो इस प्रिल्यूड का एक और टाइटल माना जाता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया, जबकि प्रिल्यूड तो इनकी वाइफ ने दिया है, ठीक है। और वो क्या है? द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड, इसको याद रखें, प्रिल्यूड के लिए ये टाइटल था। इट वॉज पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। तो ये पब्लिश की गई वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 महीने बाद इन 1850 एंड हिज फाइनल नेम गिवन टू इट बाय हिज विडो मैरी द प्रिल्यूड, है ना। तो मैरी हचिंसन इनकी वाइफ, तो उनके द्वारा ये नाम दिया गया। बुक 6th इज नेम्ड कैम्ब्रिज, और जो इसी में प्रिल्यूड में बुक नंबर 6 जो है वो कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, ये नाम है उसका। इन विच ही टॉक्ड अबाउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसके बाद इसमें ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी in his poem resolution and independence by interacting with a, तो वर्ड्सवर्थ कम्स आउट, बाहर निकलते हैं, ऑफ अ मूड, मतलब विचारों से, मूड से, इमोशन से। कैसे इमोशन से? डिस्पोंडेंसी के इमोशन से। और अपनी एक पोइम में, वो पोइम उसकी है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसी को लीच गैदरर के नाम से भी जाना जाता है, और यही वो पोइम है थॉमस हार्डी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ना। इनको थॉमस हार्डी इसके लिए कहते हैं बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, है ना। तो यही वो पोएम है। हम इस वाले पॉइंट को पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, ठीक है। और बाय इंटरैक्टिंग विद आ, और ये जो पोएम लिखी जाती है, इंटरैक्ट होते हैं, मिलते हैं ये किससे? बोटमैन से, गर्ल कॉल्ड ल्यूसी, या फिर लिटिल कॉटेज गर्ल, या लीच गैदरर। तो इसका टाइटल लीच गैदरर भी है, तो ये लीच गैदरर, एक लीच गैदरर से ये मिलते हैं, लीच कलेक्ट करने वाले से ये मिलते हैं। और उसके बाद ये एक रियल इंसिडेंट पर बनी हुई इनकी एक पोएम है। द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज़ बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एनकाउंटर। वो वास्तव में मिले थे किससे? विद अ लीच गैदरर। और कब मिले थे? 30 अक्टूबर 1800 नियर हिज होम एट डन कॉटेज इन ग्रासमेयर। तो जब ये डन कॉटेज ग्रासमेयर में रहते हैं, इसीलिए ना, दिस इज़ द पॉइंट, वो ये रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न कि हमें ना ये कहाँ कहाँ रहे हैं वो हमें याद करना होता है। क्यों? कहीं ना कहीं इनके वर्क वहाँ से रिलेट करते हैं, है ना। इसलिए हमें याद करना होता है कि ये किस टाइम पीरियड में कहाँ रहे, ठीक है। फ्रेंच कब गए? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे इन्होंने वर्क लिखा है। टिंटर नेवे वहाँ जाते थे तो वहाँ लिख दिया। ये इस कॉटेज में, ग्लासमेयर में रहे हैं, तो इस पर ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क आया है। तो फिर जब हम ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहे, तो तब हम इनकी पोएम पढ़ते हैं, है ना। इस बात को भी जानते हैं कि उस वक्त ये वहाँ से वहाँ रहे, है ना। तो इस वजह से हम उन्हें को रिलेट कर पाएँ, तो ये इनका कहाँ रहना है वो भी जानना जरूरी होता है। हाउएवर, यद्यपि द पोएम वॉज नॉट रिटन अंटिल May 1802, जबकि May 1802 तक नहीं लिखी थी, मतलब 2 साल तक नहीं लिखी थी। व्हेन वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंस द डेस्पोंडेंसी, और जब एक्सपीरियंस की उन्होंने डेस्पोंडेंसी डिस्क्राइब इन द पोएम वाइल वॉकिंग ऑन वॉल्टन फेल नियर अस स्वेटर। तो वाइल, जब ये वॉकिंग घूम रहे थे ऑन वर्टन फेल, ठीक है, तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस वॉक, और ये लिखी गई थी उस वॉक के ड्यूरिंग, डैट ही रिकलेक्टेड द इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में बैठे हुए उन दिनों को याद कर रहे हैं। एंड एसोसिएटेड ही लीच गैदरर, और अपने आप को एसोसिएट कर लिया इन्होंने लीच गैदरर से। ही हैड मेट 2 years अर्लियर, जिनसे वो 2 साल पहले मिले थे, विद हिज करेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ कुछ और एग्जाम पॉइंट्स हैं, देखिए लिखा है हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। तो ये लॉवेल हैं, उन्होंने ये नाम उनको दिया है। वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम।
हु सेड, तो ये पीवी सैले ने उनको ये कहा है इनके बारे में। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी, तुच्छता, कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी, जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है तुच्छ लिखने का, मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पर लिखने का, कैन ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वो कैन ब्रॉट अगेंस्ट विपरीत हो जाता है ना, क्योंकि वही जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं, लोगों के हृदय में बस जाते हैं, इतनी अच्छी उनको ये पोइम्स जो हैं लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड, क्योंकि उनके फिर बाद में जो 10 साल तो उन्होंने अच्छा वर्क किया है ना, टॉपिक ऐसे लिखे जो कॉमन पीपल की बात को बताते थे, कॉमन पॉइंट से लिए गए थे, लैंग्वेज उन्होंने इजी रखी तो सबको समझ में भी आते थे, मगर बाद में जो इनके वर्क है अनइंस्पायर्ड रहे, क्योंकि फिर इनके अंदर एक लालसा आ गई कि मुझे बड़ा ही लिखना है, कुछ अच्छा लिखना है, कुछ बड़े टॉपिक्स पर लिखना है। तो जब इन्होंने बड़े टॉपिक्स पर लिखना स्टार्ट किया तो अपनी लैंग्वेज को भी, उस कॉमन लैंग्वेज को स्पेशल लैंग्वेज, सबलाइम लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। तो इसीलिए एस.टी. कॉलरिज जिनके फ्रेंड थे उन्होंने उनको प्रेज नहीं किया है ना, उनको उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट बोला है ना, क्रिटिसाइज किया उनको। इसीलिए कहा गया है कि लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, पोइट कुछ नहीं होता, बस एक गे होता है, खुश रहता है इन सच अ जोकंड कंपनी। और ये बात किस में है, ये डैफोडिल्स उनकी पोइम है, उसमें ये बात देखने के लिए मिलती है। वी आर सेल्फिश मैन और रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। तो ये वाली बात किस में कही गई है, टू मिल्टन पोइम है उसमें कही गई है। आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, हु सेड, तो ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। देखो ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है, बस इसी का अगेंस्ट गए हैं एस.टी. कॉलरिज। तो वो कहते हैं कि देयर विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, ये बात कहते हैं एस.टी. कॉलरिज और इनको क्रॉस करते हैं। और वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि देयर नीदर इज, ना तो है, नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस, कोई आवश्यक डिफरेंस होगा बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन, मतलब पोइट्री। तो वो तो कहते हैं कि दोनों एक जैसी हैं, पर कॉलरिज कहते हैं कि नहीं, इसमें डिफरेंस है और डिफरेंस होगा। तो आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कमेंट करें कैसा आपको लगा, बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।